इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय विष्णु चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर जो जयपुर मेट्रो ने लिया था, 11 जून को ये पेपर हुआ था, उसका हल करके देखेंगे। इसका हल विस्तार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस मोटर को घूर्णन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है? ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं होता जो मूव करने वाला होता है। तो ये इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। अगर हम एसी इसमें सप्लाई देते हैं तो इधर एसी पैदा हो जाती है। तो घूर्णन ट्रांसफार्मर जो हम कहते हैं, एक इंडक्शन मोटर होती है आपकी। तो इंडक्शन मोटर में यहाँ पर यदि हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसके रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा रोटर में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। इसीलिए इस इंडक्शन मोटर को घूर्णन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ये सही है बिल्कुल। कंपाउंड मोटर नहीं है इसमें, दिष्ट ये तो डीसी है, कंपाउंड मोटर भी डीसी है, ये भी डीसी मोटर श्रेणी मोटर है और ये भी डीसी शंट मोटर है। तो इसमें जो उत्तर है वो इंडक्शन या प्रेरण मोटर कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि पदार्थ की चुंबकीयशीलता निम्न हो, चुंबकीयशीलता निम्न हो तो आर्मेचर में अभिवाह पथ फ्लक्स पथ का प्रतिष्ठंभ क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला है, परमिएबिलिटी बराबर 1/, रिलक्टिविटी। इसको इस तरह से लिख लो, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी बराबर 1/, रिलक्टिविटी। परमिएबिलिटी रिलक्ट, एक तरह से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चालकता बराबर 1/, प्रतिरोधकता। अगर हम विद्युत परिपथ की बात करें, ये तो होता है चुंबकीय परिपथ में और ये होता है विद्युतीय परिपथ। तो चालकता जो है, जिस पदार्थ की चालकता अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता है निम्न होगी। तो इसमें क्या कह रहा है ये, यदि पदार्थ की चुंबकीयशीलता निम्न है, तो चुंबकीयशीलता निम्न है तो प्रतिष्ठंभन, ये को रिलक्टिविटी को प्रतिष्ठंभन कहते हैं, प्रतिष्ठंभ या प्रतिष्ठंभन। तो ये हो जाएगा इसका उच्च। अगर चुंबकीयशीलता निम्न है तो अभिवाह पथ का प्रतिष्ठंभ, जो जिस पथ में फ्लक्स प्रवाह हो रहा है, जिस पथ में फ्लक्स प्रवाह हो रहा है उसका प्रतिष्ठंभन, रिलक्टिविटी है वो उच्च हो जाएगी अगर उसका चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीयशीलता निम्न है। तो ये सेम इसी तरह है, जैसे चालकता किसी परिपथ की निम्न है तो उसका प्रतिरोधकता है वो उच्च होता है। एक चालकत्व होता है और प्रतिरोध होता है। चालकत्व और प्रतिरोध एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। चालकता और प्रतिरोधकता इस तरह से होता है, इसमें उच्च आ जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूसंपर्कन तार का उपयोग नहीं है? तो पहला कह रहा है नहीं है, कह रहा है इसमें, तो कौन सा उपयोग नहीं है? तो त्वरित आघात से टावर की रक्षा करता है। तो आपने देखा होगा घरों में कोई बिल्डिंग है, उसमें उसकी सुरक्षा के लिए बना देते हैं ऊपर, उसमें यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसको। और ये क्या है, इसको अगर हम ग्राउंड कर देंगे, ये क्या करेगा, जो भी आकाशीय बिजली होगी वो इस घर को नुकसान ना करके इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगी। तो ये भूसंपर्कन तार के रूप में इसका भी उपयोग हो गया। दूसरा कह रहा है ट्रक्शन लाइनों में के लिए वापसी रिटर्न कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। इस तरह से ट्रक्शन लाइन होती है, ट्रक्शन रेल रिटर्न कंडक्टर। तो इसका भी उपयोग आपका होता है इसमें, रिटर्न कंडक्टर। ट्रक्शन लाइन जो है, एक तो जैसे आपके रेलवे में
एक वायर तो जाता है, 25 kV सप्लाई उसमें होती है, एक ही वायर देखा होगा आपने। दूसरी जो उसको न्यूट्रल मिलता है वो RCC से मिलता है, रिटर्न कंडक्टर होता है, RC रिटर्न कंडक्टर। उसका उपयोग भी, उसको ग्राउंड कर किया जाता है, जगह जगह ग्राउंड रहता है वो, तो इसका उपयोग भी ग्राउंडिंग के रूप में किया जाता है। और दूसरा है विद्युतीय आघात से मानव सुरक्षा। तो कोई भी उपकरण है उसको यदि हम सप्लाई से इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे इस तरह से, तो उससे यदि कोई मानव टच होगा, कब, जब उसमें सप्लाई आ रही है तो उसको झटका नहीं लगेगा क्योंकि वो ग्राउंड हो रही है, क्योंकि इसकी तुलना में इसका रेजिस्टेंस, मानव का रेजिस्टेंस हाई होता है, लगभग 1 किलो ओम होता है। और इसका रेजिस्टेंस अगर सिंगल है 4 ओम, 2 ओम या 0.5 ग्रेड, जो उसके अनुसार होता है वो विद्युत प्रणाली के अनुसार। तो इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन चौथा कह रहा है लघु पतन से विद्युतीय प्रणाली की रक्षा करना। तो लघु पतन से जो विद्युत प्रणाली की रक्षा करता है वो है आपका फ्यूज है, MCB है। तो ये ट्रिप होकर के लघु पर शॉर्ट सर्किट से परिपथ की रक्षा करते हैं। तो इसमें ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊर्जा मीटर के, मीटर में के, मीटर स्थिरांक 1000 चक्कर प्रति किलोवाट घंटा है। यदि डिस्क 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती है तो ऊर्जा मीटर की आपूर्ति क्या होगी। क्या होता है कि जो KWH मीटर है, पुराने वाले जो KWH मीटर होते थे उसमें चकती होती थी, घूमती रहती थी। इस तरह से इसमें रहता है। इसमें जो घूर्णन करने वाली चकती रहती है वो 1 किलोवाट के लिए 1000 चक्कर लगाती है। अब वो 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती है। मतलब क्या है कि यदि 1 घंटे में वो 1000 चक्कर लगा रही है, 1 घंटे में 1000 चक्कर लगा रही है, तो उस पर हम कह देंगे 1 किलोवाट का लोड है। इसका मतलब यही है, 1000 चक्कर लगा रही है अगर वो 1 घंटे में, तो उस पर 1 किलोवाट का, अगर वो 1 किलोवाट का लोड है। अगर उसके चक्कर बढ़ते हैं, अगर उसके चक्कर लगातार बढ़ते जाते हैं तो उस पर लोड भी बढ़ गया है। तो वो कह रहा है 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने लगाएगी, 1 मिनट में लगाएगी 200/5। तो अभी वो 60 मिनट में कितने लगाएगी, क्योंकि 1 घंटे में चक्कर निकालने हैं हमको। तो 60 मिनट में जो चक्कर लगाएगी वो 200 बटे, सॉरी ये 500 नहीं आएगा, 5 ही आएगा, 200/5 × 60। और इसको जब हम काटते हैं तो 12 पंजे 60, 2400 चक्कर वो लगाएगी 60 मिनट में। तो 1000 चक्कर लगाती तो 1 किलोवाट होता, 2000 चक्कर लगाती तो 2 किलोवाट हो जाता, 1 किलोवाट हो जाता। अगर 1000 चक्कर लगाती तो 2000 चक्कर लगाती 2 किलोवाट, और अब वो 2400 चक्कर लगा रही है तो ये जाएगा 2.4 किलोवाट। इस तरह से इसका उत्तर आ गया ये सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट के सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका तुल्य मतलब टोटल वोल्टेज क्या होगा। तो श्रेणी में एक सूत्र होता है VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें एक सूत्र लग जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 60 बराबर 110 वोल्टेज। अभी हम बात करें कि इनको समांतर में लगाएं तो क्या होगा। ये एक समांतर में, अगर तीनों को हम समांतर में जोड़ देंगे तो क्या होगा। पहली बात तो असामान्य मतलब असमान वोल्टेज वालों को हमको जोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो ये 60 वोल्ट वाला इस 30 वोल्ट वाले को, और ये इनको ये 60 वोल्ट वाले इन दोनों को चार्ज करता रहेगा। और ये आउटपुट जो वोल्टेज है
वो 60 वोल्ट ही अधिक वोल्टेज है, वो 60 वोल्टेज ही मिलेगी इसमें। लेकिन इनको ये दोनों जो है लोड की तरह काम करेंगे और ये स्रोत की तरह काम करेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सर्वोपरि लाइन मतलब ओवरहेड लाइन को क्या कहेंगे। देखो ये आपका घर है और ये घर से ये यहाँ से जो जुड़ी हुई है उसको कह देंगे हम सर्विस ड्रॉप, तो ये हो जाएगी सर्विस में। कोई भी विद्युत प्रणाली है वो उपभोक्ता के पास जो वितरण प्रणाली की बात करें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, वो 3 उसमें होती है। एक तो फीडर हो गया, फीडर के बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस में। सब स्टेशन से ये फीडर आ गया, फीडर से ट्रांसफार्मर और उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को ये फीडर आ गया, फीडर के बाद में ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में ये कंज्यूमर हो गया। इस तरह से ये यहाँ सब स्टेशन के बाद में फीडर, फीडर के बाद में ये एक सेकंड, ये फीडर हो गया, फीडर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में सर्विस मैन हो गया। तो इस तरह से आपकी यहाँ से सप्लाई ये ली जाती है। ये खंबा है, खंबा का लास्ट में आपका घर है, तो घर से ये सप्लाई ली जाएगी, ये जा रही लाइन, तो इसको कह देंगे हम सर्विस मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला पतन की स्थिति में एक सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज 2.2 वोल्टेज है और परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर सेल के टर्मिनलों पर 1.8 वोल्टेज है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। चलो इसके लिए एक परिपथ बना लेते हैं। ये सेल है, ये एम्पियर मीटर लगा ले इधर, और अभी ये एम्पियर मीटर लगा लिया और ये आपका बाहर जोड़ देते हैं इधर और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या कह रहा है कि इस कोई स्विच और लगा लेते हैं इधर में, ये लगा दिया स्विच। ये कह रहा है खुला परिपथ की स्थिति में सेल के टर्मिनलों पर 2.2 वोल्टेज, जब ये ओपन है स्विच यहाँ से, इसको थोड़ा सा हटा, ये स्विच जब ओपन है तो ये 2.2 वोल्टेज दे रहा है और जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो ये 1.8 वोल्टेज देता है। तो 0.4 वोल्टेज है वो कहाँ गया, पहले तो ये ध्यान रखना है हमको। 0.4 वोल्टेज है वो इस बैटरी ने कभी भी लोड, जो हम यहाँ ये लोड जोड़ रहे हैं, ये कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता, स्रोत ही वोल्टेज ड्रॉप जो गिरता है हमारा वोल्टेज लोड डालने पर, भार डालने पर स्रोत पर वोल्टेज गिरता है, तो उसका कारण होता है स्रोत। भार जोड़ने पर स्रोत का वोल्टेज गिरता है, उसका कारण होता है स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, अब वो ये हमने 0.4 वोल्टेज कहाँ गया, 0.4 वोल्ट, ये यहाँ 1.8 तो यहाँ मिल रहा है, तो 0.4 वोल्टेज इस स्रोत ने ड्रॉप कर लिया। अब कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हम पहले इसमें देखते हैं कि इस धारा कितनी प्रवाह हो रही है। तो धारा प्रवाह हो रही है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर प्रवाह हो रही है और 0.4 वोल्टेज इसने यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो हम निकाल देंगे इसका आंतरिक प्रतिरोध R बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा r करके भी, R बराबर V/I। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज कितना है 0.4 और धारा कितनी जा रही है 0.4, 4 वोल्टेज 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसका आंतरिक रेजिस्टेंस है, इस सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको, जो भी जब भी हम भार जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध जोड़ रहे हैं सेल के ऊपर या कोई भी स्रोत के ऊपर, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा वो लोड उसका कारण नहीं है, उसका कारण है
इस स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। जिसका जितना ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा वो उतना ही ज़्यादा वोल्टेज गिरेगा जितना भार डालने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक KWH ऊर्जा व्यय, तो एक KWH 1 यूनिट के बराबर होता है, तो आप सभी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एकल कला परिणामित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार ताम्र हानियाँ 1000 वाट है तो लो हानियाँ 1200 वाट हैं, तो 50% भार पर इसकी ताम्र हानि क्या होंगी? तो ट्रांसफार्मर में सूत्र होता है P बराबर I²R, कॉपर हानि का सूत्र है। तो P बराबर, तो देखिए यहाँ पर लो हानि जो होती है, लो हानि में भार परिवर्तन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पूछ क्या रहा है ये? ताम्र हानि। तो ताम्र हानि होता है I²R। तो हम अगर धारा लोड भार अगर 50% है तो धारा भी आपकी आधी हो जाएगी। तो धारा आधी करने पर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो जो हानि है वो हो जाएगी 1/4। इसमें हम दे देंगे 1000 वाट, इधर ये है ही 1000 वाट में अगर 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 250 वाट, मतलब 1/4 रह जाती है बाहर आधी करने। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आपने पहले भी कई बार किया होगा। ये यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप की जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो इसमें आपको थोड़ा सा उसने कंफ्यूज कर दिया, इसमें इंच में दे दिया, जबकि हमारे पास जो किताब में जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है 38 mm GI पाइप अर्थिंग में GI पाइप का जो होता है वो 38 mm होता है। और एक इंच में होता है 25.4 mm। और अगर 1.5 इंच की बात करें तो ये हो जाएगा लगभग 38 mm। इसने ये थोड़ा घुमा दिया। दूसरा, अगर प्लेट की बात करें, हम प्लेट की साइज की बात करें तो ये 60 सेमी, हाँ ये सेमी है बिल्कुल, 60 सेमी तो इनकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। और इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 6.3 mm। ये होगी प्लेट में, GI की प्लेट के लिए, ठीक है। और यदि कॉपर की बात करें तो ये 60 सेमी इस तरह से रहेगी और ये भी 60 सेमी रहेगी, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, 3 आधी हो जाएगी थोड़ी, क्या mm। और ये होगी कॉपर के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के नाम, ये तो आप जानते हैं, कलेक्टर, बेस, अमीटर, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मानक स्थितियों में के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग 6000 ओम सेमी होती है। प्योर सिलिकॉन की। चलिए आगे चलते हैं। बैटरी की रेटिंग खाली जगह में की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। पर पद में धारा क्या होगी? तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोधक, इस तरह से होएगा ये, 1 2 और ये 3, तीनों को इस तरह से जोड़ दिया। ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम। अब ये कह रहा है कि इनको ऐसे काम नहीं कर रहा भाई, एक से
थोड़ा इसमें मिस्टेक आ गई, हैंग हो जाता है ये भी। चलिए, ये कह रहा है इस तरह से 1 6 ओम और 2 6 ओम और ये 30 है। ये तीनों समांतर में जुड़े हैं और ये 3 ओम के साथ जुड़ा हुआ है और इनको दे दिए हमने 10 वोल्टेज इस तरह से। तो ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो इसमें देख लेते हैं, ये तीनों का प्रतिरोध हो गया। इसके लिए सूत्र हो गया आर टी बराबर आर बटे एन। तो इसका मान आ जाएगा 6/3 बराबर 2 और प्लस इसके श्रेणी में ये जुड़ा हुआ है तो ये इसको 3 बराबर 5 ओम। और 5 ओम से अगर हम देखते हैं आई बराबर बी बटे आर, तो 10 वोल्टेज में दे रखे हैं और 5 ओम का कुल प्रतिरोध है, बराबर ही आ जाएगी 2 एम्पियर। इस तरह से आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी प्रेरण मोटर में स्लॉट्स की संख्या में वृद्धि की जाती है तो इससे मैंने इसमें एक चीज ये भी पढ़ी है कहीं, इससे आकार मोटर के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें ये माना है, ये भी इसमें होता है कि इससे अतिभारण क्षमता बेहतर हो जाती है। तो इसमें जो पढ़ा है वो मैंने वो लिख देता हूँ मैं एक बार। सामान्यतः इसमें आप भी लिख लो, सामान्यतः जैसे जैसे टॉर्क रेटिंग, जैसे क्या है, इसको यहाँ टॉर्क रेटिंग को इसने एच पी ऑब्लिक गति बोला है, एच पी और गति का अनुपात बढ़ती है, एच पी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ती है तो स्टेटर स्लॉट्स की संख्या बढ़ती है। तो स्टेटर स्लॉट्स की संख्या बढ़ती है, ये मैंने पढ़ा था जो आपको बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसमें ये माना है इन्होंने, इससे अति भारण ओवरलोडिंग की क्षमता बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, यदि एचपी बढ़ेगी तो अब भार भी उस पर हम अधिक डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी और हैं, ये तो अर्थ का है और ये ध्रुवित कैपेसिटर और नीचे वाला लैंप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकतम तापमान को बनाए रख सकता है। इसमें क्षेत्र वाइंडिंग को इन्होंने माना है। वैसे अगर बात करें बनाए रखता है, मतलब उसको क्या सह सकता है या बना सकता है, तो वैसे कम्यूटेटर में भी बहुत अच्छा अधिक तापमान रहता है, स्लिप रिंग तो इसमें होती नहीं है। डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो डीसी मशीन में जो, अब इसमें आर्मेचर जो है उसका भी, उसमें भी लोड अधिक रहता है, लोड के कारण आर्मेचर गर्म रहता है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि आर्मेचर घूमता रहता है, जिसके कारण ये ठंडा होता रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा इसी का माना है इन्होंने, घुमावदार क्षेत्र वाइंडिंग है वो बनाए रख सकता है, इसलिए इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन, एक एकल कला प्रेरण ऊर्जा मापी सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का पाठ्यांक रीडिंग खाली जगह को प्रदर्शित करता है। तो रीडिंग तो KWH में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में की जाने वाली वायरिंग में सुरक्षा के लिए MC प्रयोग करते हैं, सही है इसमें ये बिल्कुल। और ये SF6 सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है। 50 ओम और 60 ओम
कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी में एक 100 वोल्ट आपूर्ति इसके टर्मिनलों के बीच संयोजित किया गया है, तो इसमें किस रेंज के अमीटर का उपयोग करेंगे। तो निकाल लेते हैं। दो प्रतिरोध हैं भाई, ये हो गया आपका 50 श्रेणी में जुड़े हो तो 50 + 60 बराबर 110 ओम। तो इसकी धारा निकाल लेंगे, I बराबर V/R। तो ये आ जाएगी इसमें 100/110। तो ये 1 एम्पियर से भी कम आ रहा है, 1 एम्पियर से भी कम आ रहा है। तो 1 एम्पियर से कम आ रहा है तो इसमें 0 से 2 एम्पियर ले लेंगे। 0 से 1 एम्पियर तो है ही नहीं। अब इसमें बात ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली, कि यदि हम 0.5 वाला ले लेंगे तो क्या होगा। इससे भी तो आप माप ही सकते हैं, 0.30 वाला भी, 0 से 30 वाला भी ले सकते हैं, 0 से 5 वाला भी ले सकते हैं, 0 से 10 वाला ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो। इसमें यही लेने की ज़रूरत क्या है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से इसका स्केल होता है। इसमें इसके 3 भाग कर लो आप। यहाँ पर यदि संकेतक आता है तो 12% त्रुटि आएगी, यहाँ पर अगर संकेतक आता है 6% त्रुटि आएगी, और यहाँ पर संकेतक आएगा 3% त्रुटि आएगी। मतलब अगर आप 100 वोल्टेज माप रहे हैं और संकेतक यहाँ है तो वो 97 से 103 के बीच में त्रुटि देगा, मतलब 3% उसका प्लस माइनस त्रुटि वो दे सकता है। यदि यहाँ पर है तो वो 6% देगा, और अगर यहाँ पर है तो वो 12%, मतलब उसको जो आप 100 वोल्टेज दे रहे हो, अगर आपका संकेतक आपने 500 वोल्ट वाला ले लिया तो संकेतक यहीं रहेगा। 100 वोल्ट आपको मापने हैं या 100 एम्पियर मापने, और 500 एम्पियर, 0 से 500 एम्पियर वाला ले लिया आपने। दोबारा से समझ लो कि आपको 100 एम्पियर की सप्लाई मापनी है, धारा मापनी है, और आपने ले लिया 0 से 500 एम्पियर वाला, तो संकेतक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर ही रहेगा। 100, 200, 300, 400, 500। तो उसमें 12% त्रुटि रहेगी। 12% का मतलब है वो उसको 88 एम्पियर ही पड़ेगा, या हो सकता है वो 112 एम्पियर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर रहेगा वो 88 एम्पियर ही उसको पड़ेगा। इस यहाँ पर अगर है वो तो 96 पड़ेगा, और यहाँ पर है तो 97 तक कर देगा, मतलब इसमें त्रुटि रहती है। तो इसीलिए हमको उस रेंज का प्रयोग करेंगे जिसमें सही मान प्रदर्शित करता है। तो इसमें और तो कोई है ही नहीं, तो सबसे कम मान का यही है, 0 से 2 एम्पियर। चलो आगे चलते हैं। किसी कार्यशाला में से कौन सा कला अनुक्रम फेज फ्रीक्वेंसी बनाए रखा जाता है। तो फिर तो RYV होता है, RYV। सभी विद्युतीय उपकरण खाली जगह संयोजित किया जाता है जिससे उनके टर्मिनलों पर समान वोल्टेज प्राप्त होता है। समांतर क्रम में समान वोल्टेज, श्रेणी में अलग अलग वोल्टेज लोड के अनुसार। दिए गए समीकरण रो का क्या दर्शाता है। तो रो दर्शाता है आपका प्रतिरोधकता, और एल दर्शाता है चालक की लंबाई, और ए दर्शाता है चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल। पुनर्प्रबलित कंक्रीट स्तंभों की विस्तृत लंबाई 80 से 200 मीटर के बीच होती है, क्योंकि ये अधिक मजबूत होते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं। मूल्य के अनुरूप अच्छे हैं, कॉस्ट भी ठीक है, अधिक टिकाऊ हैं, टिकाऊ भी ठीक है, अधिक मजबूत है। तो इसमें 2 चीज़ें, मजबूत भी है और टिकाऊ भी है। इसमें इसलिए इसको माना टिकाऊ भी है, अधिक मजबूत भी है, और मूल्य भी ठीक ठाक है। तो इसमें अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ ये हैं, इसलिए इसको मान लिया। कंक्रीट जो होते हैं आपके RCC 80 से 200 मीटर, तो 80 मीटर तक ही होते थे, अभी इसको मजबूत कर दिया है शायद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। तो स्थायी क्लिट वायरिंग है क्या, हाँ क्लिट वायरिंग, यदि इसका उपयोग है वो अस्थायी, मतलब स्थायी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता, अस्थायी में इसको प्रयोग किया जाता है। अस्थायी जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, सामान्यतः वर्नियर कैलिपर का अल्पतम मान। तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें जो माना गया है, जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाया होगा उसको नंबर मिले होंगे इसमें। इसका जो उत्तर है वो इसका उत्तर जो अल्पतम मान है वो है 0.1
0.01 mm, ये होता है इसका वर्नियर कैलिपर का अल्पतम मान। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन में इस्पात क्रोण स्टील कोर का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। संचरण लाइन में इस्पात का कोर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी लाइन की मजबूती बढ़ाने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में इस्पात क्रोण का प्रयोग लाइन की मजबूती। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो चालक होता है उसमें भी डाला जाता है। स्टील चालक स्टील कोर का प्रयोग उसमें लाइन की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिकारी एक उपकरण है जिसका प्रयोग खाली जगह में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में करने के लिए किया जाता है, मतलब AC से DC में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला था, बहुतों को गलत भी हो गया है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल वायर के लिए किस प्रकार का, अब ये फ्लेक्सिबल, एक तो ये स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल कोर और नॉन फ्लेक्सिबल, इसके लिए थोड़ा सा ये हो गया था। इसमें देखो मैंने दोनों सारणी देखी है, निम्मी की आपकी बुक में दे रखी है दोनों सारणी अच्छे से, उसमें आप देख लेना। आपको पेज संख्या भी बता देता हूँ अगर मेरे पास लिखी हुई है तो कहीं। तो ये पेज नंबर 217 में हिंदी वाली जो फर्स्ट ईयर की है उसमें 236 में दे रखी है, और अगर इंग्लिश की बात करें अभी जो छपी हुई है उसमें 217 में इंग्लिश वाली में दे रखा है, उसमें आप देख लेना 217 और 236 ये सारणी आपको मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कह रहा है ये कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल केबल एंड बार्स कंडक्टर्स फॉर फ्लेक्सिबल वायरिंग, और ये कह रहा है कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल केबल। इसमें क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल में होता है आपका नीला वायर, नीला नीला नीला, देखो ग्रे ब्लू, ब्लू में नीला, ये न्यूट्रल के लिए कह रहा है इसमें, देखो ये रहा न्यूट्रल के लिए नीला वायर। अब बताओ ये सब सही करके आए होंगे और काला काला करके आ गए और सब गलत हो गया सब, है ना। तो ऐसे होता है, नॉन फ्लेक्सिबल में काला होता है, इसमें देख लो नॉन फ्लेक्सिबल ये कह रहा है, इसमें नॉन फ्लेक्सिबल में ब्लैक ब्लैक नेगेटिव, ये न्यूट्रल ऑफ, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस हेड पेच स्क्रू को लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। क्रॉस हेड इस तरह से होता है स्क्रू, वही आपका ये स्क्रू होता है, ये इस तरह से, ये हो गया और ये हो गया, इसमें वो बैठ जाता है ना इसे 4 भुजाओं वाला। तो उसके लिए आपका प्रयोग होता है फिलिप्स हेड पेंचकस, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश की क्या भूमिका होती है। तो भाई कार्बन ब्रश की भूमिका तो क्या होती है देख लेते हैं। परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करना, मोटर की घूर्णनशील भाग को साफ करना, ये तो है ही नहीं। और अति तापन की वजह से मोटर को जलने से बचाना, ये भी नहीं। अब परिपथ में प्रतिरोध भी उत्पन्न करती है और मोटर को स्पार्क है, और दोनों ही चीज़ है। ये प्रतिरोध तो उत्पन्न है, लेकिन प्रतिरोध उत्पन्न करने का इतना महत्व नहीं है जितना स्पार्किंग को कम करने के लिए। प्रतिरोधी ब्रश हम इसीलिए प्रयोग की करते हैं ताकि स्पार्किंग कम हो जाए, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। BIS के अनुसार बिजली के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सब सर्किट पर लोड की खाली जगह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो घरों में उपयोग किया जाता है, एक तो 800 वाट तो लाइट एंड फैन के लिए, लाइट एंड फैन के लिए तो है 800 वाट, और 3000 किलोवाट होता है आपका उसके लिए हीटर, या उसके लिए हीटर या पावर सप्लाई के लिए। इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट पर 1000 वाट की लोड होना चाहिए। इस तरह से
इसमें डिवाइड, अब होने तो भाई 1500 होना चाहिए, लेकिन वो 1000 वाट से होना चाहिए, 3000 वाट। तो इसमें अब देखो ना, तो कहीं 800 दे रखा, ये भी 800 नहीं है, ये भी 800 नहीं है, ये भी 800 नहीं है, अब 3000 है तो दो ही रेटिंग है इसमें, कहीं कहीं पे भी आए तो 800 वाट की रेटिंग होती है, 3000 वाट की होती है, इसके अलावा कहीं नहीं है। और शक्ति उपपर पथ के लिए ये होता है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें आपको 500 यूनिट में मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की बुक में, शक्ति उपपर पथ के लिए ये आता है 3000 वाट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि परिनमन अनुपात मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान अधिक है 1 से, के जो है उसका मान के का मान 1 से अधिक है, तो द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या n2 है, द्वितीयक है, तो के बराबर होता है n2 बटे n1, या हम कह सकते हैं a2 बटे e1। द्वितीयक से प्राथमिक का अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो सेकेंडरी का वोल्टेज अधिक है तो टर्न अधिक है, तो अब इसमें n2 क्या है, द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या n2 और प्राथमिक की n1 है, तो क्या संबंध है, तो ये n2 बड़ा हो जाएगा और n1 छोटा हो जाएगा, ये संबंध है, और क्या है इसमें। चलो अब ये है भाई, अपनी निम्न वाली बुक में तो कहीं दे नहीं रखे, ये निम्न में से कौन सा मानक रूप में भूसंपर्कण परिवार का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। देखिए ये पहली बार आप देख रहे होंगे, इसमें 3 होते हैं, एक तो TN और दूसरा है TT और तीसरा है IT, ये 3 हिस्से उसमें होते हैं। तो अब इसमें भी TN होता है, उसके भी कई हिस्से होते हैं इसमें, जैसे TNS, TNC और इसमें तीसरा हो गया TNCS, इस तरह से होते हैं ये 3। और ये TT और ये तो सिंगल रहते हैं। तो आप ऐसे अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो TN, TT और IT डाल के सर्च करके देख लेना, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा, जानकारी तो मेरे पास भी उपलब्ध है इसकी पूरी हुई। अब चलते हैं अगला, तो अब देखिए इसको आंसर देख लो, ये इसमें ये भी सही है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये तो ये बिल्कुल सही नहीं, इस परिवार में ये नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करता है भाई, लाल रंग कोड अभी जुड़ गया, ये पहले देखो ये एक इस तरह से ये आपका हो गया प्रोहिबिशन, निषेधात्मक चिन्ह, और ये हो गई मैंडेटरी एक्शन, मतलब याददाश्त मतलब याद रखना है, और ये वार्निंग चेतावनी, ये तो निषेध है, ये याद रखना है, ये चेतावनी है भाई, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन, इस तरह से ये करना है। अब इन चारों को चित्रों को के अलावा एक और होता है, ये होता है फायर सेफ्टी के लिए रेड का होता है, इस तरह का चिन्ह, इस तरह से ये 4 चिन्ह तो हैं ही अपने सेफ्टी में, लेकिन एक और होता है, वो होता है रेड। तो अग्नि सुरक्षा के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगला, प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में खाली जगह के समतुल्य है। प्रतिष्ठंभ तो उसमें होता है आपका रिलक्टेंस होता है, विद्युत परिपथ उसमें चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस को कहते हैं हम एक से। हाँ जी, क्या थे हम, प्रतिष्ठंभ, तो प्रतिष्ठंभ तो रिलक्टेंस तो चुंबकीय परिपथ में बाधा है, इधर विद्युतीय परिपथ में बाधा प्रतिरोध है, उसके समतुल्य है ये। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम डीसी मोटर का उपयोग करते हैं? तो ये तो सीधी सी बात है, मोटरसाइकिल हो या कोई ट्रैक्टर हो या कोई भी हो जो चलाना है उसके लिए एसी मोटर प्रयोग, डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन में हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं? तो लोकोमोटिव। ब्लोअर में भी नहीं, केंद्र अपसारक पंप में भी नहीं, लेथ मशीन में भी नहीं। चलिए अगला, कंड्यूट के अंदर तार खींचने के लिए फिश टेप का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, छेनी से तो क्या करेंगे, पेचकस भी नहीं है, टारपीडो ये भी नहीं। आर्सेनिक पंच संयोजी है, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक से ही हम एन प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। एन पंच संयोजी है तो एन एक वो रह जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एल्यूमिनियम वो त्रिसंयोजी है, एल्यूमिनियम के द्वारा हम क्या नाम है पी प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, और आर्सेनिक के द्वारा पंचसंयोजी एन प्रकार के पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा, लाइन के अभिग्राही का मतलब है रिसीविंग सिरे पर भार के साथ संबंध धारा से अधिक हो, भार के साथ संबंध धारा से अधिक हो, तो इस प्रभाव को खाली जगह के प्रयोग से कम किया जा सकता है। तो देखो धारा अधिक कब होगी, सूत्र होता है P बराबर वी आई कॉस फाई। अब इसमें देखिए I बराबर P बटे वी कॉस फाई, ये हो गया। मतलब इसको देखें तो हम कह देंगे I बराबर 1 बटे कॉस फाई। अगर पावर फैक्टर कम है, पावर फैक्टर इकाई से कम होगा तो वो कैपेसिटिव भी होता है, हो सकता है, और वो इंडक्टिव भी हो सकता है परिपथ। तो अगर पावर फैक्टर कम हो तो धारा का मान अधिक होगा। तो ये कह रहा है अभिग्राही किसी लाइन द्वारा, अब लाइन जब है उस पर भार नहीं है तो इस कंडीशन में आपका कैपेसिटिव इफेक्ट काम करता है और वहाँ पर उसका प्रयोग हो जाता है शंट रिएक्टर। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा शंट रिएक्टर। तो चले अगला देखते हैं भाई। धारा अधिक हुई है ना, इसमें धारा अधिक हुई है तो उसका पावर फैक्टर डाउन हो गया, और पावर फैक्टर डाउन हो गया, कैपेसिटिव फैक्टर शंट रिएक्टर लगा देंगे तो ये उसको पावर फैक्टर को सुधार देगा। अगर लीडिंग धारा हो गई, लीडिंग हो या लैगिंग हो, सॉरी पावर फैक्टर लीडिंग हो या लैगिंग हो, धारा का मान बढ़ जाएगा, दोनों ही कंडीशन। कंड्यूट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर खाली जगह होता है। कंड्यूट तो भैया यही होता है मध्यम वोल्टेज के लिए, निम्न वोल्टेज 250 से नीचे, 250 से 650 मीडियम वोल्टेज, इससे उच्च वोल्टेज, फिर अति उच्च वोल्टेज, और आगे जो भी है इसके लिए प्रयोग होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्विच नहीं है? ये तो हो गया आपका 2 वे स्विच, 2 वे, और ये हो गया आपका पुश बटन नॉर्मली ओपन NC NO, और ये आपका फ्यूज हो गया FUSC, और ये हो गया सिंगल वे स्विच 1 वे। तो अब इसमें कौन सा नहीं है? तो ये सही है। चलें अगला, दिष्ट धारा डीसी मोटर में ध्रुवों पोल्स की संख्या खाली जगह होती है। पोल्स की संख्या क्या कह रहा है? चाल के विलोमानुपाती, चाल के विलोमानुपाती होती है भाई। इसमें देखो सोचो, सूत्र तो आपका वही है, E बराबर क्या बन जाता है, E बराबर फाई ZN P बटे 60A। तो हो गए विलोमानुपाती, साथ में है तो ध्रुवों की संख्या चाल के विलोमानुपाती होती है। निकालो इसमें, अगर इसको n निकाले तो n बराबर E 60A बटे फाई ZP, ये तीनों इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ना n बराबर 1/P, विलोमानुपाती होती है व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
जब दो लेखलांसी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका विद्युत भागबल क्या होगा। तो लेखलांसी सेल का जो वोल्टेज होता है वो 1.25 वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज के बीच में होता है। और सोचने वाली बात यह है इसमें कि दो सेल हैं, ये क्वेश्चन तो कोई कुछ भी नहीं जाने तो भी हल कर सकता है। दो सेल है तो 1.4 तो होएगा ही नहीं, 0.7 भी नहीं होगा। अब इसमें ध्यान रखना है ये 1.7 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज तो किसका होता ही नहीं है। तो ये है इसमें, इसके अनुसार ये वाला बिल्कुल सही। चलिए यार, शुष्क सेल का किसी का भी 1.8 नहीं होता शायद। चलें आगे। एक लैब बाउंड दिष्ट धारा जनित्र में 8 ध्रुव पर 208 ध्रुव और 240 चालक हैं, समांतर पथों की संख्या क्या है। तो भैया लैब लपेटन होता है A बराबर P, तो पोल कितने 8, तो समांतर पथ भी कितने हो जाएंगे 8। चलिए आगे। क्षरण धारा मानव शरीर के बजाय भूसंपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है क्योंकि भूसंपर्क तार का की खाली जगह होती है बहुत कम प्रतिरोध। तो एक थोड़ी सी मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये आपकी कोई मोटर है और ये यहाँ से कोई स्पेयर आदमी टच हो गया, ये आदमी को इस पर टच हो गया और इसने क्या किया, ये तो यदि ये आपकी ये मोटर है, अर्थिंग है, तो इसमें आपको कोई झटका नहीं लगेगा। अगर ये अर्थिंग टूटी हुई है तो इसमें इसको झटका लग जाएगा। इसका कारण ये है, इसका प्रतिरोध 1 किलो ओम के आसपास रहता है और यहाँ इसका प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध रहता है, निम्न 1 ओम 2 ओम 0.5 ओम जो भी है। तो यदि यहाँ दो प्रतिरोध हैं, एक 1 किलो ओम और एक निम्न प्रतिरोध, इसकी तुलना में बहुत कम, तो धारा इसमें से ना जा करके यहाँ से जमीन में चली जाए। ठीक है ना भाई। चलो, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत। अगला क्वेश्चन क्या जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी यूनिट इज नॉट वोल्ट। वोल्टेज की यूनिट इकाई कौन सी नहीं है भाई इसमें। तो इसमें वोल्टेज की इकाई पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत भागबल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, मैग्नेट चुंबक तो भाई इसमें होनी नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है, तो यही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से उपकरणों को अतिवाह धारा और लघु पतन से सुरक्षित करता है। तो बहुत सिंपल पेपर है ये तो। निम्न में से कौन सा वैद्युत रासायनिक उपकरण है। सेल है, बल्ब, हीटर और ये नहीं है। सेल या बैटरी है विद्युत रासायनिक उपकरण। हानियों की बात करें, हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोण को पटलित किया जाता है, पटलित। और कोर की बात करें, यहाँ से लोहे कोण दो होती, एक तो होती है सिलिकॉन स्टील। अच्छा जी, चलो भाई इसको हटा देते हैं यहाँ से, तब जा काम करेगा ये। हटा दिया। ये कह रहा है सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं एक तो, दूसरा इसको पटलित करते हैं। पटलित मतलब छोटी छोटी पत्तियों के रूप में इस तरह से काट करके उनको बांध देते हैं। तो सिलिकॉन स्टील तो कम करते हैं हम हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील तो कोर में डालते हैं हम हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए, और पटलित करते हैं हम इसको भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है ना भाई। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी गलत करके आए होंगे। दिया गया प्रतीक
हाँ भाई, दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? ये विभवमापी दर्शा रहा है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का तो इस तरह से होता है ये। अगर इसमें विभवमापी नहीं होता तो हम इसको कह सकते थे, विभवमापी का मतलब है, देखो सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ आपने कोई 100 वोल्टेज दे दिए इसको। अब यहाँ से आपको वोल्टेज मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये 50% पर है तो 50 वोल्टेज मिल जाएंगे। यहाँ ये वोल्टेज को मापता है तो माप इसको बोल देते हैं। वैसे इस पर निर्धारण जितना चाहे वोल्टेज ले सकते हैं, तो इस तरह से मापी का सिंबल है। हाँ, अगर ये नहीं होता, मापी नहीं होता, फिर परिवर्तित प्रतिरोध होता है। इस परिवर्तित प्रतिरोध का ये है, मापी का ही सिंबल है। वोल्टेज कम ज़्यादा करके परपथ को देता है ये, इसलिए इसको मापी कहते हैं। न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। न्यूट्रल को अर्थिंग करने के लिए ग्राउंड ट्रांसफार्मर होता है, इसको प्रयोग करते हैं। कब? मतलब इसमें लिखना चाहते तो लिख लो, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, लिख लो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को वहाँ उपयोग करते हैं, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को वहाँ उपयोग करते हैं कहाँ, जहाँ न्यूट्रल नहीं होता। या स्टार में भी कर सकते हैं जहाँ न्यूट्रल नहीं होती, जहाँ न्यूट्रल नहीं है, या न्यूट्रल नहीं है और स्टार ले लिया तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग, या न्यूट्रल नहीं है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लिया नहीं गया है वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर न्यूट्रल इसमें अर्थ के साथ नहीं है तो न्यूट्रल है वो फ्लोटिंग होने लगता है। अगर न्यूट्रल जो है वो अर्थ के साथ ग्राउंडिंग नहीं है तो उसमें वो न्यूट्रल फ्लोटिंग होने लगता है। तो इसमें ध्यान रखना है, ग्राउंड ट्रांसफार्मर है, इसका उपयोग किया जाता है न्यूट्रल अर्थिंग के लिए। किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो वो ग्राउंड ट्रांसफार्मर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव खाली के वक्र द्वारा दिया जाता है। मतलब तापमान परिवर्तन से प्रतिरोधकता पर क्या प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो प्रतिरोधकता भी परिवर्तित होगी, सीधी सी बात है। तो इस खाली के वक्र द्वारा दिया जाता है। तो ये रेखीय वक्र है, ये वाला वक्र ध्यान रखो, ये वाला वक्र रेखीय वक्र। चालक की बात कर रहे हैं, ये चालक का है, ये आपका इंसुलेटर का है, ये आपका सेमीकंडक्टर का है, तीनों का इसमें दे रखा है, देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, उदासीन टर्मिनल ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के लिए के खाली व संयोजन के लिए किया जाता है। उदासीन टर्मिनल ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली के स्टार संयोजन के लिए स्टार संयोजन से लिया जाता है। ये स्टार संयोजन से लिया जाता है न्यूट्रल तो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है? तो लैंप का प्रतीक तो भैया इसमें 4 नंबर ही है लैंप का प्रतीक, और बाकी के ऊपर का है एलईडी का प्रतीक है इसमें, ये वाला एलईडी का है, और ये वाला आपका बजर का हो गया, और ये एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये आपके 55 क्वेश्चन थे। 55 क्वेश्चनों के बाद में इसमें आ जाता है आपके ये जी की आ जाती है। ये सारे क्वेश्चन देख लो आप, इस तरह से हैं। अन्य क्वेश्चनों को तो हम हल कराएंगे नहीं।
तो आपको ये पेपर कैसा लगा हल कराना, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसमें नीचे बटन है रेड का उस और बेल का उसको दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत आ जाए। धन्यवाद।